Good evening, students. In the previous class, we were doing the legal Limited Liability Partnership Act 2008. This was the syllabus where you have done, where we have done the what are the features of LLP, what basically LLP is, what is the difference between LLP and partnership, difference between LLP and company, what are the LLP agreement. These all things we have covered that. Apart from that, we have studied the major part, that is incorporation document, how a legal limited liability partnership come into existence. हमें ये पता है, क्या पता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक जॉइंट वेंचर, एक ऐसा वेंचर, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें बोथ पार्टनरशिप और आपका कंपनी का जो एडवांटेजेस है उन दोनों को लेकर एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस क्रिएट किया गया है, विच इज नोन एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. ठीक है, यहाँ पर पार्टनर्स आर सेपरेटेड विद फ्रॉम द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दैट इज LLP. The LLP has its own common seal, it has own perpetual succession. ये सब features and उसकी जो nature है we have already discussed. वो किस तरीके से incorporated होता है ये भी हमने पढ़ा था. ठीक है, already I have provided this PDF with you in the Google Drive, right? Who are the prospective users? Basically LLP are formed for CA, CS or the professionals who give consultancy services. Okay, हमने हर एक चीज का एक मीनिंग पढ़ा था, इसमें क्या क्या फीचर्स है ये भी पढ़ा था कि जैसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, लिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनर्स की. यहाँ पर 2 मिनिमम पार्टनर्स जरूरत होती है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं दिया गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट 2 डिजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं LLP में, उसमें से एक एटलीस्ट वन शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, देन वी हैव सीन दैट दे हैव नो म्यूचुअल एजेंसी, दैट इज एक पार्टनर के दूसरे पार्टनर के प्रति कोई लाइबिलिटी नहीं है ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पर्संस और देयर मिसकंडक्ट. ठीक है, कोई NGO के लिए नहीं हो सकता, इट इज ओनली फॉर business profit, it is only for business which are meant to reap the profits. ये सब हमने पढ़ लिया था already. Now it's time to get into ये differences भी हमने पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है और उसमें क्या चेंजेस लाया जा सकता है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इनकॉर्पोरेशन, वी हैव डिस्कस्ड दैट. ठीक है, let's come to next part, that is registered office of LLP and change therein. Okay, this comes under section 13 of LLP Act. इसमें क्या कहा गया है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP, रजिस्टर्ड ऑफिस किसको कहा जाता है, every LLP shall have a registered office to which all communications and notices may be addressed and where they shall be received. जैसे कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता था वैसे ही LLP का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जहां पर सारे कम्युनिकेशंस नोटिसेस रिलेटेड टू दैट LLP शुड बी एड्रेस्ड और रिसीव्ड. ठीक है, नेक्स्ट है मैनर ऑफ सर्विसेज ऑफ डॉक्यूमेंट. ये है सेक्शन 13 ऑफ सबसेक्शन 2. अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व ऑन LLP और पार्टनर और डेसिग्नेटेड पार्टनर thereof by sending it by post under certificate of posting or a registered post or any other manner as prescribed at the registered office. इसका मतलब ये है कि अगर आपको LLP के रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है जो LLP के साथ कुछ अग्रीमेंट करना चाहता है, कोई डील करना चाहता है, अगर उनको उनसे बातचीत करना है तो मैनर ऑफ सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वहां तक पहुंचाना, कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, बाय सेंडिंग इट अ पोस्ट अंडर द सर्टिफिकेट, जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है उसमें, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और एनी अदर मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस. ओके, LLP is also entitled to declare any other address for the same purpose in the form 12 in any manner as may be prescribed. अगर LLP चाहता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी उनके कोई ऑफिशिएटिंग ऑफिस एड्रेस हो जहां पर उनकी जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन से ऑफिशियल नोटिस है वो पहुंचना चाहिए, उसके लिए वो फॉर्म 12 में जिस मैनर में दिया गया है उस मैनर में उसको वो डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है, which is important,
हाउ वी कैन चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं. दिस इज कम अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3. A limited liability partnership may be changed the place of its registered office and file the notice of such change with the registrar in the form 15 and manner and subject to such conditions as may be prescribed, and any such change shall be take effect only upon such filing. अगर किसी भी एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस जो रजिस्टर्ड उनका एड्रेस है अगर वो चेंज करना है आपको, तो आपको क्या करना है, आपके जो रजिस्ट्रार है उनके पास फॉर्म 15 होगा, उसको आपको फिल करना पड़ेगा, उनको नोटिस देना पड़ेगा कि आई वांट टू चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, एंड और जो भी इसकी प्रिस्क्राइब फीस है या प्रिस्क्राइब मैनर है इन फॉर्म 15 यू हैव टू फिल दैट. ठीक है, जब आप फाइल करेंगे, जब आप जो भी उसका प्रिस्क्राइब वे है डॉक्यूमेंट से उसको अटैच करेंगे, जब रजिस्ट्रार को पता चलेगा, रजिस्ट्रार तक वो चीज बात पहुंचेगी, उसके बाद ही चेंजेस कैन बी टेक प्लेस. ठीक है, there are some notes in this thing. Where the LLP agreement does not provide for manner or conditions for change of registered office, consent of all the partners shall be required for changing the place of registered office of LLP to another place. This is Rule 17, subsection A. अगर agreement में लिखा हुआ है कि अगर मुझे अपने LLP का registered office change करना है, तो पार्टनर A और पार्टनर C का डिसीजन ही लास्ट डिसीजन होगा, तो उस हिसाब से हो सकता है. ठीक है, क्योंकि वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है, एलएलपी एग्रीमेंट में है, राइट. बट अगर एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, नहीं मेंशन किया गया है कि जो एलएलपी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें अगर चेंजेस लाने हैं तो कैसे ला सकते हैं, तो रूल 17 सबसेक्शन 1 ये बोलते हैं कि अगर आपको अपने ऑफिस एड्रेस को चेंज करना है और आपके अग्रीमेंट में ये पहले से नहीं है कि कैसे किस मैनर में आप चेंज कर सकते हैं, किसका डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा, तो आपको सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना जरूरी है फॉर चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट है नोट 2, वेयर द चेंज in the place of registered office is from one state to another state. यहाँ पर स्टेट चेंज की बात हो रही थी, पहले में कोई मेंशन नहीं था कि कौन से स्टेट का है, पहले में बस ये कहा गया है, फर्स्ट नोट में ये कहा गया है कि अगर आपको चेंज करना है तो आपके अग्रीमेंट में अगर लिखा है किसका डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा तो फिर ठीक है. अदरवाइज अगर आपके अग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना जरूरी है. रूल 2 में क्या लिखा गया है, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको अगर चेंज करना है तो आपको आपके क्रेडिटर से भी कंसेंट लेना पड़ेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा एक एलएलपी है, फॉर एग्जांपल होला एलएलपी. ठीक है, अब होला एलएलपी हमारे दिल्ली में है, अगर मुझे दिल्ली से यूपी में अगर ट्रांसफर करवाना है रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, देन मुझे मेरे जो क्रेडिटर्स है उनकी कंसेंट लेना भी जरूरी है. दिस इज अकॉर्डिंग टू रूल 17 सबसेक्शन 1. ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फ्रॉड के केसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, कोई भी अभी अचानक यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, फिर अचानक से दूसरे स्टेट पर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऐसे दूर वाले स्टेट पर जाकर वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज करवा देंगे. ऐसे में क्या, क्रेडिटर्स विल नॉट एबल टू एक्सेस दैट एलएलपी. सो hence in order to change the registered office address, you have to take the consent of all the creditors. ठीक है, this is according to rule 17 subsection 1. okay, second thing is, in such a case LLP shall also publish a general notice not less than 21 days before filing any notice with registrar in daily newspaper published in English and in principal language of the district in which registered office of LLP is situated and circulating in that district giving notice of change of registered office. इसका मतलब ये है कि अगर जब आपने सोच लिया है कि आपको आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज करना है, तो बिफोर फाइलिंग द नोटिस विद द रजिस्ट्रार 21 दिन पहले आपको इस बात का कि फॉर एग्जाम्पल कि जो होला एलएलपी है वो दिल्ली के रजिस्टर्ड ऑफिस पंजाबी बाग में जो है वो एड्रेस चेंज होकर हम नोएडा में इस एड्रेस में सेक्टर 16 में हम इसको चेंज करवा रहे हैं.
इस चीज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का मेन लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल यूपी में हिंदी है, दिल्ली में हिंदी है, तो आपको हिंदी लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करवाना है, ये ऐड डलवाना है, साथ ही साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी डलवाना है। मतलब 2 न्यूज़पेपर में आपको इस चीज का एडवर्टाइजमेंट डालना है, नॉट लेस देन 21 दिन। मतलब 21 दिन से पहले जब आप रजिस्ट्रार को ये नोटिस देंगे कि आपको आपके रजिस्टर ऑफिस में चेंजेस लाने हैं, आपको 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना है। ठीक है, पहला कौन सा, इंग्लिश में, और दूसरा जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी पहले सिचुएट करता था, उस डिस्ट्रिक्ट के रीजनल लैंग्वेज पर। अगर फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट बंगाल पर आपका रीजनल ऑफिस, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस था एलएलपी का, और अब आप दिल्ली में उसको ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो आपको एक तो इंग्लिश में आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, दैट इज यू आर चेंजिंग योर एड्रेस, एंड सेकेंड आपको बंगाली न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने इस चीज को माना नहीं तो आपको ऑब्वियसली पेनल्टी होगा। पेनल्टी इज रिटन इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 दैट इफ द एलएलपी कंट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर आपने 13 सेक्शन और रूल 17 है सबसेक्शन 1, अगर आपने नहीं माना तो क्या होगा, जो भी एलएलपी है और उसके हर एक पार्टनर को 2000 रुपए तक, 2000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, effect of registration, this is not in your syllabus. Next is your provisions relating to name of LLP and changes therein, which is covered under section 15 to 21 of Limited Liability Partnership Act. ठीक है, इसमें क्या प्रोविजंस है, फर्स्ट है कि जो आपका LLP वर्ड है ये आपके नाम के पीछे लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल होला LLP, XYZ LLP, तो हर एक एलएलपी के लास्ट में एलएलपी वर्ड लिखना कंपल्शन है। ठीक है, no limited liability shall be registered by a name which is in opinion of central government is undesirable. Secondly, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये नाम अनडिजायरेबल है, फॉर एग्जाम्पल कोई अब्यूसिव लैंग्वेज, ठीक है, या फिर कोई ऐसा वर्ड जिससे कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है, जिससे नेशनल इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम आ सकता है, सो ऐसे वर्ड्स जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, उस नाम को रखकर आप एलएलपी का नाम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, guidelines regarding the name for proposed LLP. In the previous class I have told you कि जब आप incorporate करते हैं तब आप 6 नाम के choices दे सकते हैं। आप अपने LLP का क्या नाम रखना चाहते हैं, ऐसे 6 नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, उन 6 नामों में से कोई भी नाम आइडेंटिकल नेम चाहिए, इन द सेंस कि दूसरे जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है या एग्जिस्टिंग एलएलपी है, ऐसे नाम सिमिलर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हल्दीराम में HALDIRAM होता है और आपने हल्दी रेम कर दिया, या फिर डबल एम लगा दिया, हल्दी HALDIRAM कर दिया। ठीक है, सो इट्स अ आइडेंटिकल नेम और सिमिलर नेम, या ए की जगह ई कर दिया। ठीक है, तो अगर दूसरे कस्टमर्स को लगेगा शायद ये हल्दीराम का ही ब्रांच है, ठीक है, गलती से ई कर दिया है, तो ऐसा आइडेंटिकल नेम आप नहीं रख सकते, आप ऐसे प्रपोज नेम नहीं कर सकते जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी और एलएलपी के पास ऑलरेडी है। ठीक है, द प्रपोज्ड नेम ऑफ एलएलपी कैन बी आइडेंटिकल टू द एक्जिस्टिंग कंपनी प्रोवाइडेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हैज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्जिस्टिंग कंपनी एलएलपी। अगर आपने फॉर एग्जांपल कर भी लिया सेम, तो आपको जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जैसे हल्दीराम है और आप चाहते हैं कि हल्दीराम के पीछे डबल एम आ जाए आपके एलएलपी में, हल्दीराम डबल एम विद डबल एम एलएलपी हो, तो आपको हल्दीराम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप आइडेंटिकल नेम रख रहे हैं। ठीक है, सो दीज गाइडलाइंस आर गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया ने मना किया हुआ है, जो उनकी वेबसाइट में लिखा हुआ है कि these such words are prohibited under the Employees and Names Prevention of Improper Use Act 1950। ऐसे वर्ड्स आप नहीं यूज कर सकते, जैसे अशोक चक्रा, नेम ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, महात्मा गांधी और नेम ऑफ एनी प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा। ठीक है, आप नरेंद्र मोदी बुक शॉप एलएलपी आप नहीं रख सकते। ठीक है, सो जो वर्ड्स प्रोहिबिटेड है वैसे आप वर्ड्स
यूज नहीं कर सकते while naming your LLP, ठीक है। दूसरा है वर्ड्स बेस्ड ऑन अप्रूवल। कुछ वर्ड्स आपको गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी से आप परमिशन लेना पड़ता है। Various government regulatory authorities operating in India have prescribed certain words that they can form part of the name of the proposed LLP to be incorporated subject to their approval। जैसे आप कहीं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स लिख रहे हैं, बैंक, बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब लिख रहे हैं तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और आता है आपके नेम रिजर्व फॉर फॉरेन एलएलपी कंपनीज। Where foreign LLP companies have reserved their name under Rule 18 for the LLP Rules 2019, then with similar name no other proposed LLP can be registered। आपको मैंने बताया था इन द प्रीवियस क्लास जब हम इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन कर रहे थे कि जब आप इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं एट द टाइम अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा नाम है, ये बहुत अच्छा क्लासिक नेम है फॉर माय LLP, फॉर माय वेंचर, आप उस चीज को रिजर्व करवा सकते हैं फॉर अप टू 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तक आप उस आपके LLP के नाम को रिजर्व करवा सकते हैं ताकि कोई दूसरे को वो नाम अलर्ट ना हो, ठीक है। 3 महीने तक अगर आपका LLP का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ तो वो नाम खारिज हो जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा, ठीक है। सो ये बोल रहे हैं कि इसमें ये रूल्स है, अगर कोई किसी ने रिजर्व करके रखा है तो दूसरे किसी LLP को वो नाम नहीं मिल सकता है, ठीक है। नेम्स कैसे हो सकता है? फॉर्म 1 में जो प्रिस्क्राइब वे है उस वे में आपको एप्लीकेशन लिखना है अलॉन्ग विद ₹200 एज प्रिस्क्राइब फीस। और जो भी आपके रजिस्ट्रार है उनको फाइल करना पड़ेगा विद हैविंग जुरिसडिक्शन वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP इज टू बी सिचुएटेड। जहां आपके LLP ऑफिस होगा, जहां पर आपके रजिस्टर्ड ऑफिस होगा आपके LLP का, वहां उसी डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार से आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा नेम अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस, ठीक है। 3 महीने तक रिजर्व कर सकते हैं जो कि मैं बता चुकी हूँ। Reservation of name of foreign LLP. A foreign LLP or foreign company may apply in Form 25 with specified fee of 10,000 to be registered for reserving its existing name by which it's registered in the country of its regulation or incorporation. अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में कोई LLP है और इंडिया में वो LLP काम करना चाहती है और सेम नेम पर करना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में नाम था लाल्यूस LLP, अगर वो इंडिया में भी वही नाम से करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया में इस नाम से कोई दूसरा LLP एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो 10,000 रुपीज फी पे करके फॉर्म 25 फिल करके और उसमें जो भी रेगुलेशंस है, रूल्स है, उसको फॉलो करके आप उस नाम को रिजर्व करवा सकते हैं, ठीक है। Such reservation shall be valid for 3 years but may be renewed for a fresh application in Form 25 along with the payment of specified fee of 5,000। ये free नहीं होगा, this will be fee, FEE of ₹5,000, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP। अब आपको लग रहा है कि जो आपके LLP का नाम है दैट इज नॉट सूटेबल, आपको चेंजेस करवाना है। अगर आपको अपने LLP के नाम को चेंज करवाना है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, या फिर 1-2 साल बीत गए उसके बाद आपको चेंज करवाना है तो आप कैसे कर सकते हैं? उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं व्हिच आर गवर्न्ड अंडर सेक्शन 17 to section 19 of LLP Act, ठीक है। Before that, I will like to take any doubt if you have any till now, then we will start with this topic, okay? Good morning everyone. Good morning, it's good afternoon. No Raghav, classes at Keshapuram is not open for boys yet. अभी गर्ल्स के लिए ही क्लासेस चल रही है, मैं वहाँ पर भी क्लास ले रही हूँ, ऑफलाइन क्लासेस। तभी आपके क्लासेस शिफ्ट कर दिया है मैंने टू 3:30 ऑनलाइन क्लास जो है, ठीक है। सो जो रिमेनिंग 2 क्लासेस है दैट इज ऑन मंडे एंड थर्सडे, डेज सेम रहेंगे। मैं आपका इंस्टेड ऑफ 11:30 आई विल टेक ऑन 3:30, ठीक है। तो रिमेनिंग ऑनलाइन क्लासेस 2 बचे हुए हैं, ठीक है। बाकी ऑफलाइन क्लासेस जो गर्ल्स है जो देख रही है अभी सुन रहे हैं, दे कैन ऑल्सो कम टू द ऑफलाइन क्लासेस इन द केशवपुरम सेंटर। अगर उनके पास मैसेजेस आए हैं, मैसेजेस नहीं है तो आप ID कार्ड से भी जाकर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है।
I don't have any Telegram link, Namita. ऑफलाइन क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होंगी, अनुराग. बुक के बहुत सारे पीडीएफ्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं इन योर गूगल ड्राइव. यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर. और जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा बाकी पीडीएफ्स भी मैं शेयर कर दूंगी. ठीक है. वेलकम अदिति. होगा कमलेश, बॉयज की भी ऑफलाइन क्लासेस होगा. इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है. आप लोगों के बहुत ज़्यादा, आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है तो एक साथ अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई पहले गर्ल्स को बुलाया जा रहा है, उसके बाद बॉयज़ को बुलाया जाएगा. ठीक है. उसके बाद अगर टाइम बचा तो बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है अगर नहीं जा पाए किसी कारण से उनके लिए भी कंडक्ट होगा. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. यस प्रीति, यू कैन कम. बस आईडी कार्ड, आपका फीस रिसिप्ट जो भी है कि यू आर स्टूडेंट ऑफ एसओएल वो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा. ठीक है. कौशल बॉयज की क्लास स्टार्ट होगी आफ्टर 12 जुलाई. ठीक है. इन द सेकेंड वीक जैसे ही गर्ल्स की क्लासेस खत्म होंगी उसके बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके 1-2 दिन पहले ही मैसेज मिलेगा. अभी से वेट करके फायदा नहीं है. मैसेज विल कम बिफोर 1 or 2 डे. ठीक है. चलिए हम टॉपिक पर जाते हैं. अब आते हैं चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी. अब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अगर आपको लगता है कि आपके जो ये जो आपका एलएलपी है इसके नाम में कुछ चेंजेस लाना है तो आप क्या कर सकते हैं. सबसे पहले वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज द डायरेक्शंस फॉर चेंज ऑफ द नेम. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इशू रेज किया है कि जो आपका नाम है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. आपने ऐसा नाम यूज कर लिया जाने अनजाने में कि आपका नाम नहीं इशू किया जा सकता, आपका नाम सूटेबल नहीं है. ठीक है. जैसे आपने नरेंद्र मोदी ना लिखकर आपने पीएम लिख दिया. ठीक है. सो दैट पीएम मींस मे बी प्राइम मिनिस्टर. किसी को लग रहा है दैट इज प्राइम मिनिस्टर. या फिर आपने महात्मा गांधी ना लिखकर एमजी रोड लिख, एमजी M.G करमचंद फुटवेयर ऐसा लिख दिया या क्लोथिंग ऐसा लिख दिया. तो इस टाइप का अगर आप लिखेंगे जिसको जो वर्ड्स गवर्नमेंट ने मना किया है स्टिल आपको इशू हो गया बाय एनी चांस, बाद में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है डायरेक्शन फॉर योर चेंज ऑफ द नेम यू हैव टू कंपाइल द रूल within 3 months after the date of direction of or such longer period as permitted by the central government. मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इशू रेज किया है तो within 3 months आपको ये जो चेंज इन द नेम है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. या फिर स्पेसिफिकली अगर मेंशन किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि 6 मंथ्स के विदिन 6 मंथ्स आप अपना नाम चेंज कीजिए तो आप 6 मंथ तक वेट कर सकते हैं. 6 मंथ तक आप उस पुराने नाम को यूज कर सकते हैं. आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन चेंज योर नेम. ठीक है. और विदिन द 6 मंथ्स. ठीक है. अगर आप ये बात नहीं करें मानेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है आपको और आप अगर नहीं मानेंगे तो ऑब्वियसली आपको पेनल्टी लगेगा. किसी भी एक्ट को किसी भी लॉ को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो उस पर पेनल्टी लगता ही है. यू नो दैट. सो आपको कितना पनिशमेंट मिल सकता है. यू कैन गेट 10,000 to 5 लाख रुपीज का आपको फाइन हो सकता है. किसको फाइन होगा? एलएलपी को. एंड द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को कितना फाइन हो सकता है? 10 लाख से 1 लाख, 10,000 से 1 लाख तक उनको फाइन हो सकता है. एलएलपी को 10,000 से 5 लाख तक का फाइन हो सकता है और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को 10,000 से 1 लाख का पेनल्टी हो सकता है, फाइन लग सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, रजिस्ट्रार गिव्स डायरेक्शन ऑफ द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एंटिटी. आप किस केस में चेंज करना पड़ेगा आपको? जहां पर आपके जो रजिस्ट्रार है जिनको आपने अपना नाम फाइल किया था ही गिव्स डायरेक्शन दैट जो आपका नाम है वो ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग एंटिटी का नाम सिमिलर है. ठीक है. या फिर सेम टू सेम नेम है. ठीक है. An entity with name identical to that of subsequently incorporated LLP may apply in Form 23 to the registrar to give direction on a ground laid down by under Section 7 to change its name. Such application can be submitted within 24 months of incorporation and subsequent incorporated LLP. अगर आपके रजिस्ट्रार ने कहा कि आपका जो नाम है वो ऑलरेडी
किसी दूसरे एग्जिस्टिंग एलएलपी या एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम रिजेंबल करता है, सेम है, तो यू हैव टू चेंज दैट, ठीक है। और सच एप्लीकेशन आपको चेंज करके 24 मंथ के अंदर अंदर आपको चेंजेस कर फॉर 24 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर द एलएलपी इंटेंड्स टू चेंज इट्स रजिस्टर्ड नेम, दिस इज कम्स अंडर सेक्शन 19, जहां पर एलएलपी खुद से चाहता है कि वो अपना नाम चेंज करें। अभी तक हमने 3 केसेस पढ़े, क्या 3 केसेस थे? फर्स्ट, जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि नाम चेंज कीजिए, आपने ऐसा नाम यूज कर लिया जो कि प्रोहिबिटेड था, हमने मना किया था कि आप प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिख सकते, आप महात्मा गांधी नहीं लिख सकते, जो चीज अशोक चक्र नहीं लिख सकते, जो चीज हमने मना किया था वो आपने किया है, तो आपको 3 महीने के अंदर उस नाम को चेंज करना पड़ेगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्यादा टाइम दिया है आपको, उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा केस, जब आपको रजिस्टर्ड बोले कि आपने जो नाम दिया है वो एग्जिस्टिंग कंपनी ऑलरेडी उस नाम से है, तो तब आपको चेंज करना पड़ेगा। कब चेंज करना पड़ेगा? विद इन 24 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी, ठीक है। देन थर्ड है, जहां पर आप खुद से चाहते हैं आफ्टर यू हैव रजिस्टर्ड योर नेम, आप खुद से चाहते हैं कि आपके एलएलपी का नाम चेंज हो, ठीक है। एलएलपी में चेंज इज रजिस्टर्ड नेम बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन इन एलएलपी अग्रीमेंट। एलएलपी अग्रीमेंट में जिस प्रोसीजर से आप चेंज करना चाहते हैं उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा है कि अगर 4 पार्टनर से पार्टनर ए और पार्टनर सी विल डिसाइड कि क्या नाम होगा और कब चेंज होगा, तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना जरूरी है टू चेंज द नेम, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नोटिस ऑफ चेंज शैल बी गिवन टू रजिस्टर। ऑब्वियसली आपको कुछ भी चेंज करना है ऑफ योर रजिस्टर्ड नेम और योर रजिस्टर्ड ऑफिस, आपको किसके पास जाना पड़ेगा? भाग भाग कर आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। कौन सा रजिस्टर? जो रजिस्टर्ड ऑफिस जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार के पास भाग भाग के आपको जाना पड़ेगा। वहां पर फॉर्म 5 होगा, उसको आपको फिल करना है, जो भी उसकी कॉम्प्लाइंसेस है, लीगल कॉम्प्लाइंसेस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करने हैं आपको अटैच करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद द स्पेसिफाइड फी, जो भी फी है वो भी पे करना पड़ेगा। और ये कब करेंगे आप? विद इन 30 डेज, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रेश सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा न्यू नाम के साथ। The registrar on being satisfied shall issue a fresh certificate of incorporation in the new name and changed name will be effective from the date of such certificate. जिस दिन न्यू सर्टिफिकेट आएगा आपके पास, न्यू नाम के साथ सर्टिफिकेट आएगा, उस दिन से आपका वो न्यू नाम इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं, अगर एलएलपी वर्ड आपने कहीं पर भी विदाउट एलएलपी आपने यूज कर लिया कहीं पर भी, तो आपको फाइन हो सकता है 50,000 से 5 लाख रुपीज तक, ठीक है। अलावा every LLP is required to publish the following on its invoices, official correspondence and publications. हर एक LLP को ये कंपल्सरी ये है कि वो उनके जो इनवॉइसेस होते हैं, मतलब जो बिल्स होते हैं, और जो ऑफिशियल नोटपैड्स है या ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स है, या फिर उनकी कोई पब्लिकेशंस निकल रही है, कोई मैगजीन्स, वीकली मैगजीन्स निकालते हैं वो, या फिर वो एम्प्लॉय के लिए कुछ मंथली मैगजीन्स निकालते हैं, या फिर कुछ भी उनके पब्लिकेशंस हो और ऑफिशियल एड्रेसेस के लिए हो, जहां पर भी हो, नाम, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एलएलपी लिखना जरूरी है। साथ ही साथ ये भी लिखना जरूरी है कि वो एक रजिस्टर्ड लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। अगर ये ऑब्वियसली अगेन आपको पेनल्टी होगा। पेनल्टी कितना होगा? 2,000 से 25,000 तक, ठीक है। This completes the change in registered office and change in the name. अब हैं एक न्यू टॉपिक पर, which is whistle blowing, ठीक है। whistle blowing वर्ड आपको पता होगा, whistle blowing का क्या मतलब होता है। आपने शायद you might not be aware of this, लेकिन आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे इन सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6, वहां पर ये एक फुल पेजेड चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पर विसल ब्लोइंग का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में है, ठीक है, हम कंपनी को लेकर चलते हैं, आप एक कंपनी में है और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इमोरल और इललेजिटिमेट प्रैक्टिसेस हो रहा है, जो कि इलीगल प्रैक्टिसेस है, ठीक है, जो कि इमोरल है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ड्रग्स का लेन देन हो रहा है, ठीक है, कॉलेज ऑफिस में कुछ 70% 80%
काम तो लेजिटिमेट होता है, बट 20% वर्क इज नॉन लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, इमोरल, इलीगल। ठीक है, तो आप एज अ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप क्या कर सकते हैं, आप विसल ब्लो कर सकते हैं। विसल ब्लो मतलब सच में विसल ब्लो नहीं, आप जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है या फिर गवर्नमेंट है उनको आप बता सकते हैं कि ऐसा आपके प्रेमाइसेस में हो रहा है। आप डिस्क्लोज कर सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के इलीगल, इमोरल और इलेजिटिमेट प्रैक्टिसेस को। ठीक है, The expression whistleblowing does not find any place in the definitions prescribed under LLP Act 2008. इसका मतलब ये है कि जो विसल ब्लोइंग का जो टर्म है या फिर इसका जो कंसेप्ट है वो LLP Act 2008 में नहीं दिया गया है। इंस्टेड ये जो विसल ब्लोइंग है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टर्म है, बट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर LLP में, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, अगर किसी पर्सन, किसी एम्प्लॉय को अगर विसल ब्लो करना है, कोई इलीगल, इमोरल, इलेजिटिमेट प्रैक्टिसेस को दिखाना है, बताना है, तो उन पर क्या एक्शन हो सकता है या उनको कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है। ठीक है, whistleblowing may be defined as the disclosure of organization members of illegal, immoral or illegitimate practices under the control of their employees to a person or organization that may be able to effect action. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे पर्सन को वो जाकर बताते हैं, वन विसल ब्लोअर, कि इस टाइप की एक्टिविटीज हो रही है जो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, जो एक्शन ले सकते हैं। जो ये सारे फ्रॉड्स होते हैं, जो ये सारे स्कैम्स होते हैं, वो बाहर कैसे आते हैं? कोई विसल ब्लोअर होता है जो ये स्कैम्स, ये जो इनसाइड ट्रेडिंग होता है, ये जो फ्रॉड्स होता है, इन सबको बाहर लाता है। एक कॉम्पिटेंट पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो इन पर एक्शन ले सकते हैं, उन तक वो बहुत पहुंचाते हैं। उनको क्या कहते हैं? विसल ब्लोअर। ठीक है, ये जो विसल ब्लोअर वर्ड है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूके, वेयर द पुलिस यूज्ड टू ब्लो whistle to alert others to an illegal act or crime. Whistleblower is a person who tells the public or someone dishonest or illegal activities occurring in a public private organization. विसलब्लोअर कौन होता है? वो एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो पब्लिक या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये जो इमोरल, इलेजिटिमेट एक्टिविटीज हो रहा है वो उनको बताए। ठीक है, द alleged misconduct may be a violation of rule. जो ये जो मिसकंडक्ट है, ये जो इमोरल है, इलेजिटिमेट एक्शंस है, ये क्या क्या हो सकता है? या तो जो ऑर्गेनाइजेशन है या उसके कुछ मेंबर्स, उनके कुछ एम्प्लॉइज वायलेट कर रहे कोई रूल, कोई रेगुलेशंस, कोई लॉ को, या फिर इट इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू पब्लिक इंटरेस्ट सच एज फ्रॉड, हेल्थ एंड सेफ्टी वायलेशन और करप्शन। अगर करप्शन कर रहे हैं, आपको पता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स करप्ट है, करप्शन करती है, ब्राइबरी करती है, देन यू कैन विसल ब्लो टू द कंपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, या फिर अगर आपको दिख रहा है कि आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है वो जो जनरल पब्लिक है उसके हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉब्लम आ सकती है, तो यू कैन बी अ विसल ब्लोअर एंड यू कैन टेल टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, विसल ब्लोअर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल विसल ब्लोअर होते हैं, एक एक्सटर्नल विसल ब्लोअर होते हैं। इंटरनल विसल ब्लोअर होते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं, जो उसी कंपनी का पार्ट होते हैं। ठीक है, दिस पर्सन रिपोर्ट मिसकंडक्ट ऑन अ फेलो एम्प्लॉय और सुपीरियर विद इन देयर कंट्री। और एक्सटर्नल विसल ब्लोअर वो होते हैं, दिस पर्सन में रिपोर्ट द मिसकंडक्ट टू लॉयर्स, मीडिया, लॉ एनफोर्समेंट और वॉचडॉग एजेंसी। जो इंटरनल विसल ब्लोअर है वो अपने कंपनी की ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बता सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और एक्सटर्नल विसल ब्लोअर वो होते हैं जो मीडिया, लॉ एनफोर्समेंट या लॉयर्स को जाकर, या फिर कोई वॉचडॉग एजेंसीज है, कोई ऑडिटिंग कंपनी है, उनको पता है कि यहाँ पर ये ऑडिटिंग में ये गड़बड़ी करते हैं, ये प्रॉब्लम करते हैं, अगर उनको जाके बता रहे हैं, दे आर वॉचडॉग एजेंसीज, दैट विल बी टर्म्ड एज एक्सटर्नल विसल ब्लोअर। ठीक है, अब ये जो विसल ब्लोअर है, अब मेरे कंपनी किसी की कंपनी है, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी, वहाँ पर कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा है और मैंने एज अ विसल ब्लोअर जाकर मैंने सारी इंफॉर्मेशन बाहर मीडिया में बता दी है। अब उनका काम तो बंद हो जाएगा, तो अब दे विल टारगेट मी, दे विल ट्राई टू किल मी और दे विल ट्राई टू हार्म मी, राइट? सो अब कैसे मुझे प्रोटेक्ट किया जा सकता है अंडर LLP एक्ट? ठीक है, सो मेन थिंग इज दिस,
Whistleblowers often face retaliation from employees against whom they blow the whistles. Obviously आपको retaliation मिलेगा, ठीक है? The LLP Act is one of the few legislations in India which stipulates specific provisions for protection of whistleblowers, partners, and employees of LLP. These are discussed as follows. LLP Act एक अच्छा एक्ट है, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देखा था इन द फर्स्ट क्लास कि ये एक पार्टनरशिप और कंपनी के जो बेस्ट है या फिर जो एडवांटेजेस है उससे ये न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस क्रिएट किया गया है, ठीक है? अब इसीलिए ये इतना बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोविजंस भी दिया गया है कि कैसे विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है? फर्स्ट, द court of tribunal may reduce or waive any penalty leviable against any partner or employee of a LLP if it is satisfied that such partner or employee of LLP has provided useful information during investigation of such LLP. अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है LLP का, ठीक है, अगर उसने सही इंफॉर्मेशन दिया, उसने किसने, एम्प्लॉय ऑफ द LLP और सच पार्टनर जो कि विसल ब्लो कर रहे हैं, तो उन पर अगर कोई भी पेनल्टी है तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे अभी ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पेनल्टी बहुत चीज़ों का होगा, अगर डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है, अगर टैक्सेशन ऐसे प्रोवाइड नहीं किया तो आपको पेनल्टी हो सकता है। किसको पेनल्टी होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को। तो यहाँ पर कोर्ट ये बोल रहा है कि अगर आपने सही इंफॉर्मेशन दे दिया या फिर आपने हमारे इन्वेस्टिगेशन में सहायता की, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो आप पर जो क्योंकि आप भी वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, ठीक है, आप पर जो फाइन हो सकता था, जो पेनल्टी हो सकता था, वो हम रिड्यूस कर देंगे या फिर खत्म कर देंगे। Next, when any information given by any partner or employee, whether or not during investigation, leads to LLP or any partner or LLP employee of such LLP being convicted under this act or any other act. अगर किसी कोई भी पार्टनर या फिर एम्प्लॉय को कन्विक्ट किया जाता था कि अगर वो नहीं बोलेंगे वो यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो उनको कन्विक्ट किया जा सकता है, और अगर उन्होंने बोल दिया और मे बी ड्यू टू द पेनल्टी उनको अगर कन्विक्ट किया जाता लेकिन उन्होंने यूजफुल इंफॉर्मेशन दिया है, तो हेंस दे कैन बी फ्री फ्रॉम दैट कन्विक्शन, ठीक है? मतलब सिंपल सी बात ये है, कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल ये बोल रहा है कि आप हमारे सहायता करेंगे इन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, अगर आप यूजफुल इंफॉर्मेशन देंगे तो आप पर जो भी फाइन है या फिर आप पर अगर कोई जेल का कन्विक्शन है, अगर आपका जेल हो रहा था ड्यू टू द पेनल्टी, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और वेव आउट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी LLP may be discharged, demoted, suspended, threatened, harassed or in any manner discriminated against the terms and conditions of LLP or employment merely because of his providing information or causing information to be provided. अगर कोई एम्प्लॉयर या अगर कोई एम्प्लॉय या फिर पार्टनर विसल ब्लो कर रहा है तो उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको निकाल नहीं दिया जा सकता, उसको डिमोट नहीं किया जा सकता, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, उसको थ्रेटेन या फिर हैरास या फिर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ LLP एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है? सो दिस इज अबाउट द विसल ब्लोइंग इन LLP, ठीक है? ये जो LLP है इसमें से शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं 5 मार्क्स के, ठीक है? 4 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स के और एक 3 मार्क्स के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे छोटे 3 मार्क्स के विसल ब्लोइंग ऑफ LLP आ सकता है। सो यू हैव टू राइट ओनली दीज 2 पॉइंट्स। पहले आप विसल ब्लोइंग क्या होता है, विसल ब्लोअर कौन होते हैं, एंड देन दीज 2 पॉइंट्स की LLP एक्ट में विसल ब्लोइंग के लिए क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज दिया गया है, हाउ दे कैन प्रोटेक्ट द विसल ब्लोअर्स, दीज 2 सिंपल पॉइंट्स यू कैन राइट, ठीक है? Let me take any doubts if you have any. Recorded lectures, you have to contact SOL. वही बता पाएंगे कि कैसे recorded lectures मिलेंगे, because I don't have the access of recorded lectures also. नरगिस, यू कैन सी द वेबसाइट, वहाँ पर रेगुलर क्लासेस के अपडेट्स भी होंगे, ठीक है? एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस होते हैं एंड इट इज रेगुलरली
गोइंग ऑन टिल 12 जुलाई फॉर द गर्ल्स एंड उसके बाद बॉयज के लिए भी स्टार्ट होगा, ठीक है। और बॉयज के लिए इन द मीन टाइम भी स्टार्ट हो सकता है दूसरे सेंटर्स में, जैसे भी होगा आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। एक ही चीज को 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, यू हैव रिटन इट 5 टाइम्स। इस माय वीडियो इज नॉट विजिबल, आई थिंक सो इट इज विजिबल, मैं अपनी वीडियो देख पा रही हूँ। Any doubts till now you can ask. Okay, now let's move to the next topic, that is partners and their relations, ठीक है। पार्टनर्स का और उनके बीच में क्या रिलेशंस है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एलएलपी पे हमने देखा कि दो टाइप के पार्टनर्स होते हैं, एक नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। सो वो किस चीज के लिए एलिजिबल है, कौन पार्टनर बन सकता है, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। ऑलरेडी वी नो दैट एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए, ईदर इंडिविजुअल्स और बॉडी कॉर्पोरेट, एंड 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए मिनिमम, उनमें से एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। रेजिडेंट कौन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहे हैं, वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे, ठीक है। नाउ इट कम्स कि हु इज एलिजिबल टू अ पार्टनर इन एलएलपी। ये जो पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस इन एलएलपी है, ये 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25, ठीक है। हम सेक्शन 22 पहले पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या है कि कौन कौन एलिजिबल हो सकता है एक पार्टनर बनने के लिए इन अ LLP, that is limited liability partnership, ठीक है। The persons who have subscribed their names to incorporation document on the incorporation of a LLP. जब आपने इनकॉर्पोरेशन किया था, जो 2 लोग पार्टनर्स बने थे, राइट, और 2 लोग जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बने थे, they are the subscriber, they have write their names as their partners and designated partners, so they have to be the partner, ठीक है। ऐसे पर्सन जिसने अपना नाम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन सब्सक्राइब किया था, लिखा था एज देयर पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, वही पार्टनर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एनी अदर पर्सन में बिकम अ पार्टनर ऑफ एलएलपी बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। इसके अलावा वो 2 पार्टनर मिनिमम रहे या फिर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फॉर एग्जांपल 10 पार्टनर्स 10 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स थे। इसके अलावा भी अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, ये कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, दिस शुड बी रिटन इन द एलएलपी एग्रीमेंट। जो एलएलपी एग्रीमेंट आपने बनाया था विद द एलएलपी एंड विद द पार्टनर्स, उस एग्रीमेंट में जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए थे उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू फॉलो, ठीक है। होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 सबसेक्शन LQ, द टर्म पार्टनर इन रिलेशन टू LLP मींस एनी पर्सन हु हैज बिकम अ पार्टनर इन LLP इन अकॉर्डेंस विद द LLP एग्रीमेंट। ऐसा इंसान जो पार्टनर बना है एलएलपी में, किसके अकॉर्डिंग, एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको हम पार्टनर कहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन L ऑफ सबसेक्शन Q ऑफ एलएलपी एक्ट, ठीक है। यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट की बात नहीं कर रहे कि पार्टनर कौन है, एलएलपी एक्ट के हिसाब से पार्टनर कौन, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट कौन हो सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी इंडियन कंपनी हो सकता है, वेदर इंडियन प्राइवेट और पब्लिक, LLP registered in India, LLP registered outside India, एक फॉरेन कंपनी, ये सब हो सकते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, जब पार्टनर्स जो मिनिमम 2 पार्टनर्स है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या फिर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, लेकिन जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है वो दोनों ही इंडिविजुअल होने चाहिए और उनमें से एक एटलीस्ट रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। अगर रिडक्शन करना है आपको नंबर ऑफ पार्टनर्स में तो फिर वो आपके एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, लेकिन हाँ अगर आपके जो मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए होता है तो वो अगर कम हो जाता है, 2 की जगह 1 हो जाता है, इन केस द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP इज रिड्यूस्ड बिलो 2 एंड LLP कैरीज ऑन बिजनेस विद सोल पार्टनर for more than 6 months after such reduction and such sole partner, despite of the knowledge of such situation, carries on the business, then he shall be personally liable for all obligations incurred by the LLP during the period। इसका मतलब ये है सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि हमने तो कहा कि 2 मिनिमम पार्टनर्स होने ही चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर ने एग्जिट कर लिया या फिर उनकी डेथ हो गई या फिर वो अनसाउंड हो गए और ये बात उन्होंने रजिस्ट्रार तक पहुंचाई नहीं, जो रिमेनिंग पार्टनर था उसने रजिस्ट्रार तक पहुंचाया नहीं और
डिस्पाइट ऑफ द नॉलेज कि वो अकेला ही सोल पार्टनर है इस एलएलपी का, और 6 महीने बीत गए और उसने ये चीज बताया नहीं रजिस्ट्रार को, तो ही विल बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल द ऑब्लिगेशंस इनकर्ड बाय एलएलपी ड्यूरिंग द पीरियड। उस 6 महीने में और उसके आने वाले टाइम पर कोई भी अगर एलएलपी किसी भी ऑब्लिगेशंस में इंकर्ड हुआ है तो उसके लिए पर्सनली लायबल कौन होगा? जो एक सोल पार्टनर बचा हुआ है वही पर्सनल लायबल होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इस पर एक शॉर्ट नोट भी आ जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 और 3 to 4 पार्ट्स। इधर आपके एक फुल फ्लेजेड 7+8 के रूप में आ जाएगा क्वेश्चन, या फिर 4+4+4+3 इस टाइप में भी आ सकता है। ठीक है, सो प्रिपेयर फॉर दैट। बट ये वाला जो यूनिट है वो मिस मत कीजिए, एक छोटा सा यूनिट पढ़कर आप पूरे फुल 20 मार्क्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। According to section 2 subsection L of J of the Act, which Act? LLP Act. The term designated partner means any partner designated as such pursuant to section 7 of the Act. इसमें ये कहा गया है डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं? ऐसे वो पार्टनर्स जो सेक्शन 7 के अंडर बने हैं। ठीक है। अब सेक्शन 7 में क्या क्या पोजीशन दिया गया है एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर? फर्स्ट, आप if the incorporation document specifies who are to be designated partners, such person shall be designated partners or incorporation. जब आपने इनकॉर्पोरेशन किया था, आपके जो रजिस्ट्रार को आपने आपके एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन करवाया था, तब 2 मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, वही 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टेट्स दैट ईच ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ एलएलपी is to be designated partners. Every partner shall be designated partner. अगर आपके LLP अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि 6 महीने बाद आपके जो पार्टनर्स है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे रोटेशन होगा, या 4 मंथ्स में रोटेशन होगा, 2 मंथ्स में रोटेशन होगा, ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन है, देन एवरी पार्टनर शॉल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है। इसके अलावा और कौन हो सकते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर? Any partner may become a designated partner by and in accordance with the LLP agreement. अगर LLP agreement में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या प्रोविजन है, तो ऐसे व्यक्ति designated partners बन सकते हैं। ठीक है। Already I have said कि हर LLP में 2 designated partners जरूरी है, जो कि इंडिविजुअल्स होंगे और उसमें से एक must be resident of India। ठीक है। हमारा prior consent to act as designated partners. Every designated partner shall intimate his consent to become designated partners to be LLP in Form 9 and manner as may be prescribed. अब आपको जबरदस्ती लेकर नहीं आया जा सकता है, क्योंकि इसमें कंसेंट देना बहुत जरूरी है। जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है वो फॉर्म 9 में रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे कि यस आई वांट टू बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ दिस एलएलपी। ठीक है। और जो भी उसमें प्रेस्क्राइब वे है, क्या फीस है, उसी के अकॉर्डिंग उसको पे करना पड़ेगा, और कंसेंट देना बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ पर्टिकुलर्स विद द रजिस्ट्रार। जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है उसका नाम, उसका पता, क्या क्वालिफिकेशन है और उसका कंसेंट, सब कुछ फॉर्म नंबर 4 में विदिन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट शुड बी गिवन टू द रजिस्ट्रार। इनकॉर्पोरेशन के बाद भी अगर किसी को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बना रहे हैं, तब भी आपको इसी फॉर्म 4 में विद प्रिस्क्राइब्ड मैनर जो भी फीस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, विदिन 30 days ऑफ द अपॉइंटमेंट आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसको? रजिस्ट्रार को। ठीक है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है? फर्स्ट, वो प्रीसीडिंग 5 years में इंसॉल्वेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है। दूसरा, प्रीसीडिंग 5 years में वो सस्पेंड नहीं हुआ होगा। किस वजह से? उसके क्रेडिटर्स को वो पे नहीं कर पाया, इसकी वजह से वो सस्पेंड नहीं हुआ है। इसकी वजह से वो अगर ऐसा है तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर सस्पेंड नहीं हुआ है इन द प्रीसीडिंग 5 years फ्रॉम द अपॉइंटमेंट, तो फिर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन सकता है, उसके लिए एलिजिबल है। लास्ट 6 months में
अगर उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है फॉर द मॉरल ट्यूपिट्यूड मतलब नेशनल इंटीग्रिटी को हानि पहुंचाया है या किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, इस कारण अगर उसको जेल हुआ है, इम्प्रिजनमेंट हुआ है इन 6 महीने से पहले, ठीक है, विद इन 6 months, तो फिर वो एक अपॉइंटमेंट किया नहीं जा सकता उसको एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। एंड सेकेंड है हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट। अगर कोई भी ऑफेंस किया है रिगार्डिंग fraudulent activity, defraud of the creditors, ऐसा कुछ अगर किया है और उसकी वजह से उसको कन्विक्ट किया गया है, गिल्टी माना गया है, then also he can't be a designated partner, ठीक है। Section 7 और subsection 6 DPIN ऑब्टेन करना जरूरी है, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ता था पहले से ही DPIN, लेकिन अभी क्या हुआ है, एक न्यू फॉर्म अलॉट किया गया है, दैट इज फिलिप F small I capital L small I capital P with effect from 2nd October 2018. DPIN is no more prerequisite to apply for incorporation of LLP. Those who intend to be designated partners are allotted DPIN through Philip form. जो बनना चाहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स उनको अगर DPIN चाहिए, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर वो चाहिए, तो वो फिलिप फॉर्म जो कि रजिस्ट्रार पर होता है वो फिल करके वो अपना DPIN नंबर ले सकते हैं। DPIN नंबर क्या होता है, डेजिग्नेटेड DPIN नंबर इज योर डेजिग्नेटेड आइडेंटिफिकेशन पिन, राइट। सो नेक्स्ट है लाइबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इस सेक्शन 8 के अंदर दिया गया है, ठीक है। Unless expressly provided otherwise, this act, a designated partner shall be responsible for doing all the acts, matters and things as are required to be done by LLP in respect of the compliances of the provisions of this act. जो भी liabilities है designated partners की, जैसे उनको डॉक्यूमेंट को फाइल करना है, रिटर्न फाइल करना है, स्टेटमेंट देना है, रिपोर्ट करना है, जो भी उनके जो लाइबिलिटीज है, जो उनकी ड्यूटीज है, उसको कंप्लायंस करना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर उन पर कोई पेनल्टीज इम्पोज किया गया है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ LLP, तो उस चीज को भी उनको फॉलो करना पड़ेगा। सो दीज टू लाइबिलिटीज आर विद द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, ठीक है। अगर सेक्शन 9 में ये कहा गया है कि अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में कोई चेंजेस लाना है, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 30 डेज का पीरियड। 30 डेज के पीरियड के अंदर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर की जो वैकेंसी है उसको फिलअप करना है, ठीक है। If at any time there is only one designated partners, each partner shall be deemed to be a designated partners. For example, जैसे हमने पहले ही कहा कि 2 पार्टनर्स होने चाहिए मिनिमम, 2 designated partners होने चाहिए मिनिमम। For example, at a particular time 2 designated partners A B के जगह पर सिर्फ A बचा रहा, B ने छोड़ दिया, तो जब तक उस B की वैकेंसी को फिलअप नहीं किया जाएगा, तब तक जो बाकी रिमेनिंग 2 पार्टनर्स थे, जो नॉर्मल पार्टनर्स थे, उनको भी डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा, ठीक है। उनको माना जाएगा इन द सेंस जो भी लाइबिलिटीज होगी उस टाइम पीरियड में रिगार्डिंग द पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन द LLP फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और ऑफ LLP अग्रीमेंट, या फिर कोई रिटर्न फाइल करना है, स्टेटमेंट फाइल करना है, जो भी पेनल्टीज, जो भी ड्यूटीज है, जो भी ऑब्लिगेशंस है, वो नॉर्मल पार्टनर जो कि एक्टिंग एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बिकॉज वैकेंसी अभी फिल नहीं है, उनको ऐसे ही फिल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, अगर इन सब से आप माने नहीं तो ऑब्वियसली आपको पेनल्टी होगा। पेनल्टी क्या होगा, अगर सेक्शन 1 को आपने कॉन्ट्रावीन किया, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 को आपने माना नहीं, तो the LLP and its every partner shall be punishable with fine which shall be not less than 10,000 but may extend to 5 lakh। 10,000 से लेकर 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है, किसको, LLP को और उसके हर एक पार्टनर को। और सेक्शन 7, 5 सबसेक्शन 5, सेक्शन 8, सेक्शन 9 को आपने अगर कॉन्ट्रावीन किया तो उसके लिए पेनल्टी हो सकता है LLP और हर एक पार्टनर को 10,000 to 1 lakh rupees of fine, ठीक है। 23 that is partners and their relations, ठीक है।
इसमें ये बताया गया है कि एलएलपी एग्रीमेंट जो आपका होता है, आपने जो क्रिएट किया है, बनाया है बिटवीन द पार्टनर्स एंड बिटवीन द एलएलपी, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी आपके म्यूचुअल राइट्स है, जो भी आपके ड्यूटीज है, जो भी एलएलपी के साथ आपका जो रिलेशन है, वो सब कुछ आपको एलएलपी एग्रीमेंट में लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर आप उसमें कोई चेंजेस ला रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू फिल फॉर्म 4 दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, और किसको फाइल करना है? रजिस्ट्रार को फाइल करना है। अब सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि where the persons who have subscribed their names to the incorporation document makes a written agreement imposing obligation on the LLP, the same must be ratified by the partners subsequent to the incorporation of LLP. इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज है 23 जून, ठीक है, आज के दिन इनकॉर्पोरेशन हमने करवाया, लेकिन जो अग्रीमेंट है, जो एलएलपी अग्रीमेंट है, वो मैंने हमारे पार्टनर्स के बीच में 19 जून को ही बन गया था। ठीक है, अब जब ये पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेशन सॉरी ये जो एलएलपी है, ये जो इनकॉर्पोरेशन में आएगा, जो उस डेट पर जो अग्रीमेंट हुआ था, अगर हमने उसको रैटिफाई किया बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, रैटिफाई मींस सब्सिक्वेंट अडॉप्शन, अगर हमने सब्सिक्वेंट अडॉप्ट किया, वो जो हमने एलएलपी अग्रीमेंट बनाया है, वो अब से हमने अगर उसको सब्सिक्वेंट रैटिफाई किया, सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट किया, देन इट विल बी टर्म्ड एज आवर न्यू अग्रीमेंट, एलएलपी अग्रीमेंट। उसी के रूल्स हमें फॉलो किया जाए। ठीक है, सो ये जो एलएलपी अग्रीमेंट है वो रिटन में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डिटरमाइंड बाय फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 ये बोलते हैं किस चीज, कौन से एक्ट का? एलएलपी एक्ट का, कि हमने आपको दिया है ये आजादी कि आप अपने खुद का एग्रीमेंट बना सकते हैं, एलएलपी अग्रीमेंट बना सकते हैं बिटवीन द पार्टनर्स एंड विद द एलएलपी। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया है अग्रीमेंट, क्या अग्रीमेंट? एलएलपी अग्रीमेंट अगर आपने नहीं बनाया है, आपने आपके म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज आपने डिसाइड नहीं किए हैं, तो फिर शेड्यूल 1 विल बी एक्ट। ठीक है, जो शेड्यूल 1 है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही इन द प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू कि जो एलएलपी एक्ट है उसमें 81 सेक्शंस है एंड 4 शेड्यूल है। ठीक है, जो आपका शेड्यूल 1 है ये यही है जो कि यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ेंगे। The provisions regarding matters relating to mutual rights and duties of partners and limited liability partnership and its partners applicable in absence of any agreement on such matters. ये क्या है? Schedule 1, the first schedule of the act, which act? LLP Act. Schedule 2, Schedule 3, Schedule 4 किस चीज के बारे में बताता है? Conversion of LLP. ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बचा नहीं है। अभी हम ये पढ़ते हैं, अगर हमारा अग्रीमेंट नहीं है इन एलएलपी, तो हमको ये जो शेड्यूल 1 है एक्ट का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज दिया गया है कि आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, फिर आप जो भी प्रॉफिट्स है, आपके जो भी लॉसेस है, आपके जो कैपिटल है, उसको इक्वली शेयर करेंगे, क्योंकि आपके अग्रीमेंट में कोई शेयर रेशियो नहीं था, आपके अग्रीमेंट में कुछ डिसाइड नहीं था, तो इसलिए शेड्यूल 1 ये बोलता है कि आपके कैपिटल, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो भी होंगे वो सारे इक्वली शेयर होंगे बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है कि एलएलपी शैल इंडेमनिफाई ईच पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड एंड पर्सनल लायबिलिटीज इंकर्ड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी और about anything necessarily done for the preservation of the business or the property of LLP. So LLP है वो indemnify कर सकती है पार्टनर्स को इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स। इंडेमनिफाई क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इंडेमनिफाई एक्ट भी हमने पढ़ा था, सो यू हैव टू बी रिमेंबर दैट। पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द, मतलब ये है कि हमने स्टार्टिंग में फीचर्स में क्या पढ़ा था कि जो एलएलपी है और उसके पार्टनर से वो सेपरेट है। ठीक है, वो उनकी जो उनका परपेचुअल सक्सेशन है वो हो सकता है एलएलपी का। क्यों? The partners may come, the partners may go, the LLP will continue forever. ठीक है, ये हमने पढ़ा था, राइट? हमने पढ़ा था क्या? LLP का अपना कॉमन सील होता है जो एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के सामने आप साइन कर सकते हैं, वो सील लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब फीचर्स हमने पढ़ा था, राइट? सो यहाँ पर सिंस दे हैव सेपरेट ओनरशिप, LLP is different from their partners,
तो एलएलपी पार्टनर्स पर केस कर सकता है और पार्टनर्स भी एलएलपी पर केस कर सकता है इन केस ऑफ एनी फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द एलएलपी। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी पार्टनर में टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। सारे पार्टनर्स को मैनेजमेंट में पार्ट लेना जरूरी है। No partner shall be entitled to remuneration for acting in the business or management of LLP. किसी भी पार्टनर को कोई भी remuneration मतलब कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा अगर वो जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि LLP में मेंबर्स नहीं होते, दे आर पार्ट ऑफ द LLP, सो दे हैव टू मैनेज। ठीक है, तो मैनेजमेंट किसको करना है? एवरी पार्टनर को करना है, उसके लिए उनको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नो पर्सन मे बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर को आप इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, अपॉइंट नहीं कर सकते अगर बाकी पार्टनर्स का कंसेंट नहीं है। ये जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये हम किसके अंडर पढ़ रहे हैं? शेड्यूल 1 ऑफ एलएलपी एक्ट, राइट। इसके बाद 8th पॉइंट में दिया गया है, जैसे पार्टनरशिप में क्या था, माइनॉरिटी मेजर जो हमारे माइनर थे उनको हम किसी वे में हम पार्टनर बना सकते थे। ठीक है, लेकिन एलएलपी में स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि आप कभी भी किसी भी माइनर को एलएलपी में एज अ पार्टनर नहीं ला सकते। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहा है ईच पार्टनर शैल हैव 1 वोट। सारे पार्टनर्स के ईच पार्टनर मींस ईच वोट। ठीक है, उसके बाद है जो भी रेजोल्यूशन होगा वो मेजॉरिटी नंबर में पास होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी मीटिंग्स होगी उसकी जो माइनूट्स है वो 30 डेज के अंदर डिसाइड करने पड़ेंगे और रजिस्टर्ड ऑफिस में उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, इट शुड बी केप्ट एंड मेंटेन्ड एज अ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके ट्रू अकाउंट्स है, फुल इंफॉर्मेशन है एलएलपी और उसके पार्टनर्स या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के, वो भी आपको रिकॉर्ड रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एलएलपी कैरीज इफ a partner without the consent of LLP carries on any business of the same nature as and competing with the LLP, he must account for and pay over to LLP all profits made by him in that business. अगर कोई पार्टनर LLP का पार्टनर सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस चला रहा है अकेले कहीं LLP से हटकर, तो उस दूसरे बिजनेस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो LLP क्लेम कर सकता है। ठीक है, shall account to be limited partnership of any benefit derived by him without the consent of LLP. अगर LLP के ट्रांजैक्शन से आप कोई बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, कौन? पार्टनर अगर डिराइव कर रहे हैं तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो LLP के लिए है, सो LLP ही अपने नाम और प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो आप पार्टनर्स उसमें से प्रॉफिट बेनिफिट्स नहीं डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, then no majority of partners can expel any partner unless a power to do so has been conferred by express agreement between the partners. कोई भी पार्टनर मेजॉरिटी अगर जैसे 5 पार्टनर्स है तो 4 पार्टनर्स मिलकर एक पार्टनर को निकाल नहीं सकता है unless and until वो जो 5th पार्टनर है वो खुद चाहता है कि वो और पार्टनरशिप में ना रहे, जिस पार्टनरशिप मतलब लीगल लायबिलिटी पार्टनरशिप में ना रहे, तब तक उसको एक्सपेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, all disputes between the partners arising out of LLP agreement which cannot be resolved in terms of such agreement shall be referred to the arbitration as the provisions of Arbitration and Conciliation Act 1986. अभी जो 13 पॉइंट्स पढ़ा, अगर इसमें कि इसके बावजूद भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हो सकता है, देन क्या कहा गया है कि यू कैन रिफर टू द प्रोविजंस ऑफ Arbitration and Conciliation Act. ठीक है, so this makes us the relations of partners and relationship between partners and LLP and partners within the LLPs, ये हमने पढ़ा Schedule 1। ठीक है, आता है कि कैसे हम इसको कीज कर सकते हैं, ये एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, और एक्सटेंड एंड लिमिटेशंस ऑफ लायबिलिटी ऑफ LLP या पार्टनर्स, तो 10 मिनट्स और लेकर मैं ये 2 पार्ट्स कंप्लीट करवा देती हूँ। ठीक है, एक्सिस्टिंग पार्टनर्स अगर छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं LLP को, मतलब वो एग्जिट करना चाहते हैं तो कैसे एग्जिट कर सकते हैं। अ पर्सन मे नीड्स टू बी अ पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट और इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट बाय गिविंग 30 days नोटिस टू अदर पार्टनर्स।
अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कैसे एक पार्टनर एग्जिस्ट कर सकता है एलएलपी से, तो इस हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा बाकी जो भी पार्टनर्स है उनको कि आप एग्जिट करना चाहते हैं एलएलपी से, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 सबसेक्शन 1। सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया है? अ पर्सन शैल आल्सो कीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कोई भी एक पार्टनर एग्जिट कर सकता है एलएलपी से, कब? जब उसकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, या फिर जब एलएलपी डिसॉल्व हो जा रहा है, खत्म ही हो जा रहा है, तो वो पार्टनर कैसे रहेंगे, ठीक है। या फिर ही डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड और बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको अनसाउंड बता दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि वो अनसाउंड माइंड है, वो ल्यूनेटिक है, ठीक है। सो इन दैट केस ही कांट बी अ पार्टनर। नेक्स्ट, इफ ही हैज अप्लाइड to be adjured as an insolvent or declared as an insolvent. अगर उसने कोर्ट में ये अप्लाई किया है कि मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ, मेरा दिवाला निकल चुका है, तब भी वो पार्टनर नहीं रहेगा, या फिर डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो इंसॉल्वेंट है, तब भी वो पार्टनर नहीं रहेगा। इन दोनों केसेस में इट इज मैंडेटरी दैट एलएलपी टू गिव नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज व्हेन अ पर्सन बिकम्स और ceases to be a partner or for any changes in the partners. आपको कोई भी आपके पार्टनर्स में चेंजेस आ रहे हैं, आपका कोई पार्टनर एग्जिट कर रहा है, अपॉइंट हो रहा है, जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं एलएलपी में, आपको मैंडेटरीली नोटिस देना पड़ेगा। किसको? रजिस्ट्रार को। कौन सा रजिस्ट्रार? जो आपके रजिस्टर ऑफिस के जो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो लोकेटेड है वहां के रजिस्ट्रार को आपको ये नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज सेक्शन 24. Now we will discuss about extent and limitation of liability of LLP. ये 6 पॉइंट्स है, सेक्शन 26 एंड 27 के अंदर कवर किया गया है। इसमें क्या है कि जो पर्पस है वो बताना पड़ेगा। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी, द एजेंट ऑफ एलएलपी, बट नॉट फॉर एनी अदर पार्टनर्स। जो आपका बिजनेस का पर्पस है उसी के लिए पार्टनर्स को काम करना है, दूसरे किसी पर्पस के लिए आप काम नहीं कर सकते। एलएलपी एक सेपरेट एंटिटी है, तो उसके असेट्स एंड लायबिलिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम द पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट है एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इफ सच पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी। अगर कोई पार्टनर ने कोई अनऑथराइज्ड एक्ट किया है उसके लिए एलएलपी बाउंड नहीं होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 सबसेक्शन 1. नेक्स्ट इज LLP is liable if the partner of LLP is liable to any person for wrongful act or omission on his part in course of business of LLP or with his authority. अगर LLP को पता है, बाकी पार्टनर्स को पता है कि ये एक wrongful act है, उनके कंसेंट लेने के बाद ही हुआ है, तो उसके लिए LLP भी ऑथराइज्ड होगा, ठीक है। LLP भी लायबल होगा अगर किसी भी पार्टनर ने wrongful act या omission किया है in the course of business of LLP on its by its authority, ठीक है। An obligation of LLP whether contractual or otherwise shall be solely the obligation of LLP. कोई भी obligation LLP का होगा तो वो LLP का ही obligation होगा, किसी और पार्टनर का obligation नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि LLP has separate ownership, separate legal entity than its partners, ठीक है। This is according to section 27 subsection 3. Then liabilities of partner LLP shall be met out of the properties of the LLP. अगर कोई liability है LLP का तो वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टीज से नहीं लिया जा सकता, वो LLP के जो प्रॉपर्टीज है, जो एसेट्स है, उसी में से टेक आउट किया जा सकता है, उसी में से मेट आउट किया जा सकता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 सबसेक्शन 4, ठीक है। तो लेट मी टेक एनी डाउट इफ यू हैव एनी, ठीक है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। We are remaining with only this taxation of LLP and conversion of LLP, ठीक है। और सब हमारा कन्वर्ट हो गया है और ये जो IT एक्ट है ये हमारा बचा है। तो इन द नेक्स्ट क्लास दैट विल बी ऑन मंडे, ठीक है। मैं सबसे पहले ये टैक्सेशन एंड कन्वर्शन ऑफ LLP करवाऊंगी एंड इन द रिमेनिंग टाइम मैं जो आपकी यूनिट 5 है इसके 2 या 3 सब पॉइंट्स करवाऊंगी एंड इन द लास्ट क्लास रिमेनिंग सब पॉइंट्स ऑफ दिस यूनिट 5 मैं कवर करूंगी, ठीक है। So as a result आपकी each and every topic will be covered, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। यस मैं मुस्कान, मैं ऑफलाइन क्लासेस में सारे चैप्टर्स फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, इससे आपके डबल रिविजन हो जा रहा है, याद भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक चीज को बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे
तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है, तो आपको एग्जाम के टाइम में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है. सो दैट्स वाई सेम ही चीज़ रिपीट होता है. Yes, Aditi, you have to learn all the incorporation steps and procedures, क्योंकि मेनली यही क्वेश्चन आता है इन एलएलपी में. अगर फुल प्लेजेड 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इनकॉर्पोरेशन के ऊपर ही आता है. सो इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यही एक इंटीग्रल पार्ट है एलएलपी का, ठीक है. नमिता, आई थिंक सो अब तक क्लियर हो गया है एलएलपी क्या होता है. एलएलपी इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. जो पार्टनरशिप और कंपनी के जो अच्छे अच्छे फीचर्स थे, उससे एक न्यू वेंचर क्रिएट किया गया, न्यू बिजनेस फॉर्म क्रिएट किया गया है, व्हिच इज एलएलपी. ठीक है, आप मेरे नोट्स एक बार रीड कर लीजिएगा, फीचर्स पढ़ लीजिएगा, यू कैन गेट ऑल द आइडिया अबाउट व्हाट इज एलएलपी. ठीक है, no, minor is not eligible to be become a designated partners in LLP. LLP में minor का कोई स्कोप नहीं होता है. ठीक है, नो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है बिटवीन एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स. मतलब एलएलपी डिफर करता है फ्रॉम द पार्टनर्स, इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट से डिफर करता है. क्यों? अगर कोई भी लाइबिलिटी है, जो मेरे लास्ट पॉइंट में मैंने पढ़ाया, कोई भी अगर लाइबिलिटी है पार्टनर्स की, सॉरी नॉट एलएलपी की, तो वो एलएलपी के ही ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज एलएलपी के एसेट से ही फुलफिल किया जाएगा. वहां पर किसी भी पार्टनर्स के डेब्ट्स, किसी भी पार्टनर्स के एसेट्स को यूज नहीं किया जा सकता है. ठीक है, इफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाते तो उनके जो क्रेडिटर्स थे, उस पार्टनर का जो क्रेडिटर्स थे, वो उसकी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है. लेकिन उस वो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी बची है, उससे एलएलपी का डेब्ट नहीं क्लियर किया जा सकता है. ठीक है, I think so it is clear because LLP and partners are separate. Yes, Sarita, I will send this PDF after the class. ठीक है, by the evening I will send the PDFs. ठीक है, एंड आप लोगों ने कहा था वो जो अनपेड सेलर के राइट्स थे यूनिट 3 के और कंडीशंस एंड वारंटीज, वो PDF भी मैंने सेंड कर दिया है इन द गूगल ड्राइव. यू कैन सी दैट. ठीक है, सो गर्ल्स, स्टूडेंट्स हु हैव द मैसेजेस और जो जा सकते हैं केशवपुरम सेंटर में, वो उनके लिए कल ऑफलाइन क्लासेस है. ठीक है, आई विल टेक द ऑफलाइन क्लासेस. और जो अभी तक ऑनलाइन क्लासेस ही लेना चाहते हैं और जो बॉयज अभी तक उनको अभी एक्सेस नहीं दे रहे हैं, आफ्टर सेकेंड वीक ऑफ जुलाई आपको एक्सेस मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का, तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं. रिमेनिंग 2 क्लासेस आर रिमेनिंग मंडे और थर्सडे को फ्रॉम दिस टाइम 3:30 to 4:30. ठीक है, उसमें रिमेनिंग जो लास्ट टॉपिक बचा है हमारे यूनिट 4 का और यूनिट 5 कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे एंड कीप रिवाइजिंग. एग्जाम्स बस 1 महीने दूर है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.